Assalamualaikum, Dr. Afshin Akbar here. Hope you all are well. Today we are going to start a new chapter, aviation and high altitude physiology and deep sea diving also. अच्छा जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट है ऑक्सीजन प्रेशर्स के व्हेन अ बॉडी ascends to a very high altitude or when the body is descend in sea level. अच्छा, इफेक्ट हम देखेंगे लो ऑक्सीजन प्रेशर का ऑन द बॉडी. अच्छा, इसमें हम देखेंगे जिसे हम कहा जाता है कि जी ये बॉडी एक्लिमेटाइज है, अनएक्लिमेटाइज है. ये वर्ड अक्सर आप लोग सुनते होंगे. तो एक्लिमेटाइजेशन का बेसिकली वर्ड ये है कि व्हेन द बॉडी इज इन रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब उस बॉडी को आदत हो हाई एल्टीट्यूड की, ठीक है. या अगर किसी सब्जेक्ट जो है वो सी डाइविंग के लिए जा रहा है, सी के लेवल पे जा रहा है, उसमें भी नीचे उसकी जो लेवल्स है उसके ऊपर जा रहा है, तो आइदर बॉडी को आदत है उन ऑक्सीजन प्रेशर्स की या नहीं. तो हम एक्लिमेटाइजेशन जो वर्ड इसमें यूज करेंगे, दैट मीन्स एक ह्यूमन बॉडी को आदत हो उन प्रेशर्स की, या हम अनएक्लिमेटाइज्ड वर्ड इसके लिए यूज करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इस बॉडी को इस चीज की आदत नहीं है, अनएक्लिमेटाइज्ड बॉडी. अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पहले भी डिस्कस करते रहे रेस्पिरेशन के अंदर, जिसमें हमने बताया है कि जी एट सी लेवल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है. यहाँ पे आप एक दूसरी चीज भी देखेंगे, बैरोमेट्रिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमेट्रिक प्रेशर आर बोथ सेम, ठीक है. तो अगर हम कहीं पे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर की डिस्कशन कर रहे हैं तो बोथ आर सेम. यहाँ पे क्योंकि हम एविएशन की बात कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो उस हाई एल्टीट्यूड में हम देखेंगे कि अगर तो सी लेवल पर है कोई भी सब्जेक्ट, तो वहां पर जो उसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, जो या बैरोमेट्रिक प्रेशर्स हैं डिफरेंट एल्टीट्यूड्स में, सी लेवल पर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. व्हेन द सब्जेक्ट और ह्यूमन बीइंग इज असेंड टू एन हाई लेवल एट 10,000 फीट, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, 523 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना शुरू हो जाएगा. और एक सब्जेक्ट जो वो 50,000 फीट से और असेंड करता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 87 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है. सो एज बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीजेस, ऑक्सीजन प्रेशर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी डायग्राम है, हम डायरेक्ट उस डायग्राम पर आ जाते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं effect of acute exposure to low atmospheric pressures on alveolar gases concentration and arterial oxygen saturation. अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो बहुत रैपिडली एक्सपोज हो जाता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को, दैट मीन्स ही इज असेंडिंग इन हाई एल्टीट्यूड. सो एल्टीट्यूड्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर 10,000 फीट पर एक सब्जेक्ट, 20,000 पर है, 30,000 पे, 40,000 एंड 50,000 फीट के ऊपर है. एक सब्जेक्ट अगर सी लेवल पर है, यहाँ पे कोई एल्टीट्यूड नहीं है, हम सी लेवल के ऊपर है, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. उस वक्त उसी के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 21% जो है उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, और फिर 17% जो है उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो बैलेंस होता है. सो वहां पर हम देखेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर है इन द एयर वो ऑक्सीजन का, वो 159 हो जाता है जब हम उसके ऊपर होते हैं, बिल्कुल ही सी लेवल के ऊपर है, ठीक है. PCO2 अल्वेलाई में देखेंगे 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नजर आएगा. PO2 इन अल्वेलाई देखेंगे हम, तो अल्वेलाई में 104 पर होता है. क्यों एयर में ज्यादा होता है और क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आप जो उसको माइनस कर दें एट जो वाटर वेपर प्रेशर होता है उसको, तो वो फिर इतना ही कुछ जाके बचता है अल्वेलाई के अंदर, 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ऐसे सब्जेक्ट की आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे कि कितने हेमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो रहा है उसके साथ, तो 97% ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है व्हेन द सब्जेक्ट इज इन एट सी लेवल, मतलब जीरो एल्टीट्यूड पर होता है वो. PCO2 अल्वेलाई में देखेंगे बिल्कुल 40 ही होगा, वो इसलिए 40 ही होता है अल्वेलाई के अंदर भी क्योंकि जो है उस वक्त जो है वो टिश्यू के मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर एल्वेलाइज में पहुंच रहा है. यहाँ पे ऊपर एक दो हेडिंग्स देखिएगा, ये ब्रीदिंग एयर है, नॉर्मल एयर, और यहाँ पर अगर हम किसी सब्जेक्ट को ब्रीथ करवा रहे हैं प्योर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये दो चेंजेस हम एक देखेंगे यहाँ पे, ठीक है.
ये सब्जेक्ट वो है जो कि 0 एल्टीट्यूड पे है और एयर में नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है। यहाँ पर हम इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स जो है वो, अगर इन सब्जेक्ट्स को हम ब्रीथ करवा रहे हैं सिर्फ प्योर ऑक्सीजन, उसमें बाकी की गैसेस को माइनस कर दें, तो उसके बाद हम देखेंगे PCO2 एल्विलाई बिल्कुल सेम है। PO2 एल्विलाई में अगर एक सब्जेक्ट ब्रीथ कर रहा है प्योर ऑक्सीजन, तो आप देखिए एल्विलाई में प्रेशर्स कितने जाके पहुंचेंगे, 673 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% आ जाएगी उस सब्जेक्ट की, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर एक सब्जेक्ट 10,000 फीट के ऊपर है तो बैरोमेट्रिक प्रेशर उसका कम होना शुरू हो जाएगा, एयर में भी उसका प्रेशर जो है ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही असेंड करना शुरू कर देते हैं तो असेंडिंग के अंदर, हाई एल्टीट्यूड के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर प्रेशर जो है वो कम होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेशर और बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होते हैं। आप देखिएगा कि PCO2 इन द alveoli इज 36, PCO2 इन PO2 इन alveoli ये 67 पे आ गया। अब सैचुरेशन देखिए सब्जेक्ट की, ये 90% में आ गया। अभी तक ये बंदा सिर्फ ब्रीदिंग एयर, नॉर्मल एयर ले रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट एक 10,000 फीट के ऊपर है, आप उसे ब्रीथ कराएं प्योर ऑक्सीजन, तो ये हो सकता है कि इसकी जो लेवल्स हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 100% हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप 30,000 पे भी जाएंगे, आपको चेंज नजर आएगा। इस 30,000 में भी आप देखेंगे PCO2 की 24 हो गई है, और ऑक्सीजन जो एल्विलाई में है वो 18 है। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 24। अगर इसी सब्जेक्ट को हम एक ब्रीदिंग करवाएं प्योर ऑक्सीजन टैंक के साथ लगा दें, सिलेंडर लगा दें, तो फिर क्या हो सकता है कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ रहेंगी, ठीक है। इस तरफ 40,000 पे भी आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट को, तो उस 40,000 पे भी आप देखेंगे कि ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन दे रहे हैं ना आप उस सब्जेक्ट को, तो फिर ये 87 पे सैचुरेशन रहेगी। अगर ये 50,000 पर भी इसको आप बेशक जितनी मर्जी आप ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन दे दें, इसकी सैचुरेशन 15 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखने वाली है कि जब भी आप असेंट करते हो तो वहां पर जो पल्मोनरी ऑक्सीजन है अल्विलाइस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। ये वही चीज है जो हमने अभी डिस्कस की थी कि अल्विलाई के अंदर अगर एक सब्जेक्ट 30,000 फीट के अंदर है, ऊपर है, तो अल्विलाई के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली इन द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 24। एक्यूट इफेक्ट्स क्या होते हैं हाइपोक्सिया का, अगर आप कोई सब्जेक्ट बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है और 12,000 फीट पर भी अगर वो ऊपर ऊंचाई की तरफ चला जाता है, तो उसकी वजह से ज्यादा टिश्यूज आर एक्सपीरियंसिंग एंड लो ऑक्सीजन लेवल्स, तो वहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। अब इस हाई एल्टीट्यूड, या अगर हम कहेंगे द एल्टीट्यूड ऑफ 12,000 फीट, द सब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग समटाइम्स ड्राउजीनेस, लैसिट्यूड मीन लेक ऑफ एनर्जी, ऐसा लगेगा थका हुआ सा बंदा है, बहुत ज्यादा फटीग है, बहुत ज्यादा दर्दें सी उसको होना शुरू हो जाएंगी, हेडेक है, नोजिया, यूफोरिया, ट्विचिंग की कंप्लेन भी हो सकती है उसको, उसकी जो बॉडी के अंदर जो है ना उसे लगेगा जैसे मसल्स जो है वो ट्विच कर रहे हैं। सीजर्स, कोमा एंड डेथ एट द 23,000 फीट, अगर उस सब्जेक्ट को आप ऑक्सीजन नहीं देंगे तो यहाँ पर अगर ये 23,000 फीट पे पहुंचा तो इससे जो है वो झटके लगेंगे, या जैसे जैसे एपिलेप्टिक सीजर्स होना शुरू हो जाएंगे, कोमा एंड फाइनली डेथ। एक्लिमेटाइजेशन टू अ लो ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि आदी होना लो ऑक्सीजन का। अ पर्सन रिमेनिंग इन हाई एल्टीट्यूड फॉर डेज और वीक्स, कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं कि जी हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे अगर कुछ डेज और वीक्स के लिए, तो बिकम्स मोर एंड मोर एक्लिमेटाइज्ड टू लो PO2। अब कोई सब्जेक्ट्स ऐसे जो काफी दिनों के लिए जा रहे हैं, वीक्स के लिए जा रहे हैं या महीने के लिए हाइकिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उनको आदत हो जाएगी उस लो ऑक्सीजन की। द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एक्लिमेटाइजेशन आर, अब कैसे एक्लिमेटाइजेशन हो रही है, बॉडी को कैसे जो है वो आदत हो रही है उस लो ऑक्सीजन की, PO2 की। देयर इंक्रीज इन वेंटिलेशन, वो सब्जेक्ट के हाइपोक्सिया में होगा, ज़ाहिर वो लो ऑक्सीजन प्रेशर होगा उसका, तो वो वेंटिलेशन ज्यादा करेगा, वेंटिलेशन ज्यादा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ RBCs के ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही। अच्छा जी, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाइपोक्सिया जो है वो क्या करता है, वो बोन मैरो के ऊपर भी एक्ट करता है, और वहां पे से जो है वो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी रिलीज करना शुरू करती है, क्योंकि किडनी के ऊपर हाइपोक्सिया का इफेक्ट क्या आ जाता है कि व्हेन द किडनी इज एक्सपीरियंसिंग लो ऑक्सीजन, द किडनी कैन रिलीज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन फाइनली एक्ट ऑन द बोन मैरो एंड प्रोड्यूस इंक्रीज नंबर ऑफ RBCs। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ साथ जो है वो इंक्रीज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, लंग से ज्यादा डिफ्यूज होंगी गैसेस, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन ज्यादा है। इंक्रीज वेस्कुलैरिटी ऑफ द टिश्यूज की वेस्कुलैरिटी जो ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये कि यहाँ पे एंजियोजेनेसिस भी होगी, ठीक है।
इंक्रीज एबिलिटी ऑफ टिश्यूज टू यूज ऑक्सीजन, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज्यादा, टिश्यूज आर हाइपोक्सिक, तो दे आर मोर एबल टू यूज ऑक्सीजन, टिश्यूज जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करना शुरू करेंगे। तो ये अगर 5 पॉइंट्स होना शुरू हो जाए, तो व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्सपोज्ड टू इन लो ऑक्सीजन, subject is increased the ventilation, production of increase in RBC, increase the diffusing capacity of the lung, increase the angiogenesis or vascularity, and increase ability of tissues to use oxygen। यहाँ पे ये subject इन 5 पॉइंट के बाद एक्टिवेटाइज होना शुरू हो जाएगा, ये बॉडी खुद ही ये काम कर रही होती है। मास्टर स्विच फॉर द रेस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, ऐसा कौन सा मास्टर स्विच है, जैसे सब्जेक्ट जो है वो हाइपोक्सिया को जो है वो एक्सपोज होता है, तो कोई मास्टर स्विच है जो वो फौरन काम करना शुरू कर देता है। उसमें क्या है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स इंड्यूस जीन्स फॉर वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। यहाँ पे कुछ जीन्स भी मौजूद हैं जो कि मास्टर स्विच के नाम से काम करती हैं, या जिसे हम कहते हैं कि ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कुछ जीन्स को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। दीज जीन्स फाइनली कैन कॉज वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, उनको स्टिमुलेट करती हैं, और फाइनली वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स कैन स्टिमुलेट द एंजियोजेनेसिस, वो क्या करते हैं, नई वेसल्स बना रहे हैं। यही जीन्स जो है वो एरिथ्रोपोइटिन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एरिथ्रोपोइटिन जो वो स्टिमुलेट हो जाता है, दैट कैन स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हैं इसके अंदर कुछ, ठीक है, वो यूटिलाइज करती हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए काम कर रही हैं। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम जीन्स हैं दैट इन्वॉल्व्स इन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज्ड एनओ अवेलेबिलिटी, दैट मींस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाती है। उसकी वजह से होता है क्या, जब भी हाइपोक्सिया होता है तो नाइट्रोजन अवेलेबल ज्यादा होना शुरू हो जाता है, दैट कैन कॉज पल्मोनरी वेसोडाइलेशन, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो है वो एज अ मास्टर स्विच फॉर द रेस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, जब हाइपोक्सिया सब्जेक्ट उस एक्सपोज होगा तो फौरन यही फैक्टर्स, ये जीन्स जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। नंबर 1, वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट्स द एंजियोजेनेसिस। Erythropoietin can stimulate the RBC production. Mitochondrial genes can cause energy utilization, and glycolytic enzyme genes that are involved in anaerobic metabolism and increase nitrogen availability that finally cause pulmonary vasodilation, ठीक है। ये जैसे ही हाइपोक्सिया को सब्जेक्ट एक्सपोज होगा, ये फॉरेन फैक्टर्स, ये जीन्स जो है वो काम शुरू कर देंगे। नेचुरल एक्टिवेटाइजेशन ऑफ अ नेटिव ह्यूमन बींग्स, ऐसे ह्यूमन बींग्स जो पहले से ही बचपन से पैदाइशी तौर पे बॉर्न वहीं पर रहते हैं, तो वो कैसे नेचुरली एक्टिवेटाइज कर जाते हैं, होते इस तरह से हैं कि जैसे वो नेचुरली एक्टिवेटाइज करते हैं, वहीं पे बॉर्न हो रहे हैं, उनका चेस्ट साइज जो होता है ना वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द लो डेलर्स, जो नीचे की तरफ या नीचे जो है वो सी लेवल पे रहते हैं। स्मॉल बॉडी साइज होती है इनकी, क्यों चेस्ट साइज ज्यादा होती है, वो ज्यादा वेंटिलेट करते हैं, ज्यादा वेंटिलेशन में चेस्ट साइज ज्यादा होती है, स्मॉल बॉडी साइज होती है। लार्ज कार्डियक आउटपुट होता है एंड हार्ट सिंस बर्थ, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेटाइज कर रहे हैं, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हो रहा है, इंक्रीज वेंटिलेशन की वजह से ये इनका चेस्ट साइज ज्यादा होता है, बॉडी साइज थोड़ी सी कम रह जाती है उनकी वहां पर, क्योंकि वहां पर ग्रोथ और ये चीज सारी चीजें जो थोड़ी सी कम होती हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। और डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इज फैसिलिटेटेड, 87% वर्क कैपेसिटी होती है इनकी। अगर कोई सब्जेक्ट एक्यूटली असेंट कर दे और वहां पे जाके काम करने की कोशिश करे, तो उसकी जो वर्क प्रोफिशिएंसी है या जो उसकी कैपेबिलिटी है टू डूइंग इन नॉर्मल वर्क, वो 50% और उससे भी कम आ जाती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। लेकिन जो लोग वहाँ पे नेचुरली एक्टिवेटाइज हैं, जो नेटिव्स हैं वहाँ के, जो वहाँ के पुराने रिहायशी हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो 87% उनकी वर्क कैपेसिटी होती है, ठीक है। व्हाट इज दिस एक्यूट माउंटेन सिकनेस, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल बिकम एक्यूटली सिक व्हेन दे क्लाइंब रैपिडली। ये वर्ड रैपिडली याद रखिएगा कि ये रैपिडली असेंड कर रहे हैं, ठीक है। बिगिंस फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू 2 days, आप बहुत बड़ी हाइट पर जा रहे हैं, तो आप 2 घंटों में अगर वहां पे पहुंचने की कोशिश करें तो एक सब्जेक्ट जो एक्यूटली सिक हो सकता है, और लेकिन बहुत कम लोग होते हैं उसमें भी, ठीक है। उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो काम होना शुरू हो जाते हैं कि अगर बहुत रैपिडली एक सब्जेक्ट ने असेंड करना शुरू कर दिया कि जी बहुत रैपिडली वहां पे पहुंच गया है, तो कुछ ही घंटों से 2 दिनों के अंदर अंदर उन सब्जेक्ट्स को एक्यूट सेरेब्रल एडिमा हो सकता है ड्यू टू हाइपोक्सिया, एंड एक्यूट पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है ड्यू टू हाइपोक्सिया।
ठीक है। इसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा में हम देखेंगे कि यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो लीक करना शुरू कर देता है ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड सिमिलरली इन द पल्मोनरी एडिमा। सो कोई भी सब्जेक्ट जो कि असेंट कर रहा है एट एन हाई एल्टीट्यूड, उसे चाहिए कि वो रैपिडली असेंड ना करे, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो करता जाए ताकि वो एक्मेटाइज हो जाए, उसके जो लंग्स हैं, उसके जो बॉडी के जो वैस्कुलेचर है वो एक्मेटाइज हो जाए टू एन लो ऑक्सीजन प्रेशर्स। Chronic mountain sickness. Sometimes person who live in a high altitude experience in chronic mountain sickness. वो किस वजह से होती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वहाँ पर रहते भी हैं हाई एल्टीट्यूड पे और वो क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ये किस वजह से हो रही है? द रेड सेल मास जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सब्जेक्ट हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं उनके आरबीसी का काउंट जो है वो नॉर्मल जो है उन लोगों से ज्यादा होता है। पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर इज एलिवेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन वेंटिलेशन। राइट साइड ऑफ हार्ट इज एनलार्ज्ड एंड फेल्ड। उसके बाद कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की तरफ जाते हैं वो सब्जेक्ट एंड डेथ अंटिल फॉलोज लोअर एल्टीट्यूड। और ऐसे सब्जेक्ट्स में जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी हो गया, डेथ भी हो सकती है, लेकिन अगर उससे पहले वो लोअर एल्टीट्यूड्स पे आना शुरू कर दे वो सब्जेक्ट, तो इसकी ये सारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे होते हैं वो क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस में जा सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी मास, इंक्रीज पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, राइट साइड ऑफ हार्ट इज एनलार्ज एंड फेल। ठीक है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी हो सकता है और डेथ भी अंटिल फॉलोज अ लोअर एल्टीट्यूड। तो वो सब्जेक्ट जो है अगर लोअर एल्टीट्यूड पे आ जाए तो ये चीजें फिर इसकी रिवर्स हो सकती है। अच्छा, कुछ एक्सेलरेटरी फोर्सेस होती हैं द बॉडी इन एविएशन एंड स्पेस फिजियोलॉजी। जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट्स में मूव कर रहे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाते हैं, उनके ऊपर ड्यू टू द रैपिड चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एयरप्लेन सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी। कुछ लोग जो है वो स्पेस में जा रहे होते हैं या वो हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ फोर्सेस जो कि एक्ट कर रही हैं उसमें सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन भी हम देखेंगे। ठीक है, और डिसलरेशन देखेंगे हम। सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई की तरफ जाना। ठीक है, उसके बाद हम डिसलरेशन देखेंगे कि ये नीचे की तरफ आना, जब कोई भी जहाज या कोई स्पेस क्राफ्ट जो है वो लैंड कर रहा होता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आता है। उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है ऑन द टर्निंग। अब जहाज जा रहा है, जब भी मूव कर रहा है या स्पेस क्राफ्ट मूव कर रहा है ऊपर स्पेस में, तो वो टर्न भी करता है, तो उसकी टर्निंग की वजह से एक और एक फोर्स जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फोर्स। ठीक है, तो ये तीन तरह की फोर्सेज होती हैं जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में हम देखेंगे कि हमें इसमें नजर आएगा कि जी एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेटरी फोर्सेस, मास भी है, वेलोसिटी भी है, रेडियस भी है। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक, कोई खास जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है ये। एक्सेलरेशन टुवर्ड्स हेड is positive G, centrifugal acceleratory forces। ऐसी फोर्सेस, ऐसी एक्सेलरेटरी फोर्सेस जिसमें कि जो ब्लड है वो हम देखेंगे कि एक्सेलरेटरी फोर्सेस जो है वो क्या काम करती है। एक्सेलरेशन टुवर्ड्स हेड अगर होना शुरू हो जाए, जैसे हम ब्लड की अगर बात करें, तो ब्लड क्या होता है, वो कंटिन्यू जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, वो मूव कर रहा होता है, ऐसे ही है। तो जब भी ये एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएगी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेटरी फोर्सेस जो है ना ये काम करेंगी। और इस वक्त जब ये एक्सेलरेटरी फोर्सेस जो है वो टुवर्ड्स हेड काम करेंगी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी हैं, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव जी है। इसमें होता क्या है कि पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लेग्स, रेटिनल एंड सेरिब्रल इस्कीमिया हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, ब्लैकआउट्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं एट 20 जी। तो जो सेंट्रीफ्यूगल और एक्सेलरेटरी फोर्सेस हैं ना, बहुत हाई प्रेशर्स को अगर बॉडी एक्सपोज हो जाए पॉजिटिव जी को, तब उसमें ये सारी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पुलिंग ऑफ ब्लड इन द लेग्स, रेटिनल एंड सेरिब्रल इस्कीमिया, लॉस ऑफ विजन, ब्लैकआउट्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन टुवर्ड्स फीट इज नेगेटिव जी, ये नेगेटिव एक्सेलरेटरी फोर्सेस देखते हैं। तो यहाँ पे पूलिंग ऑफ ब्लड जो है वो कहाँ पर हो जाती है, हेड पे, हेमरेजेस होना शुरू हो जाते हैं, रेड आउट्स हो जाते हैं, रेज्ड प्रेशर्स इन कैरोटिड साइनसेस एंड एसिस्टोली भी हो जाती है। सो यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेटरी फोर्सेस हैं या जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, एक्सेलरेटरी फोर्सेस हैं, ये बेसिकली एयरक्राफ्ट में या तो ऊपर की तरफ जाने की वजह से, अगर
एक एक जो एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव जी, और पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लैग, और ये सारी चीजें। जब ये नेगेटिव जी की तरफ आता है, जब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटरी फोर्सेस जो वो नीचे की तरफ आ रही हैं, तब यहाँ पे हम देखेंगे ये पूलिंग ऑफ ब्लड इन हेड, हेमरेजेस, रेड आउट्स, और ये सारी चीजें हो रही हैं। अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सर्कुलेटरी इफेक्ट्स को ऑफ पॉजिटिव जी? एवेटर्स कॉन्ट्रैक्ट एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, जब भी वो नीचे की तरफ मूव करे तो एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करें, लीन फॉरवर्ड करें टू प्रिवेंट पूलिंग ऑफ ब्लड इन द एब्डोमिनल लार्ज वेसल्स एंड द लोअर लिम्स, या स्पेशल बॉडी सूट्स होते हैं इनके लिए जो एयरक्राफ्ट्स में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं या जो असेंड कर रहे होते हैं, तो इनके लिए स्पेशल एक बॉडी सूट्स होते हैं। अच्छा, स्पेस ट्रेवल में लीनियर एक्सेलरेशन फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी जो एक्ट कर रही होती हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव जी है या ये नेगेटिव जी है, लैंडिंग डिसलरेशन है या ब्लास्ट ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ है। इसके भी हमने सिम्टम्स पढ़े थे कि अगर ये पॉजिटिव जी है तो इसमें हमें क्या क्या चीजें नजर आ जाती हैं? पूलिंग ऑफ ब्लड इन लैग्स, retinal and cerebral ischemia, loss of vision, blackouts, loss of consciousness and vertebral fractures when पॉजिटिव जी। लेकिन अगर ये बहुत ही स्पीड में होगा, इसने वो सूट्स नहीं पहने होंगे, तो ये 20 जी तक भी जाके जो है ये फ्रैक्चर्स करवा सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव जी है, ये डिसलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, अगेन इसमें पूलिंग ऑफ ब्लड इन द हेड, हेमरेजेस, रेड आउट्स, रेज प्रेशर इन द कैरोटिड साइनसेस एंड जो है उसके साथ एसिस्टली भी हो सकती है। अच्छा, पैराशूट से जो लोग जंप करते हैं उनके अंदर भी देखेंगे हम किस तरह से जो है वो चेंजेस हो सकती हैं उन लोगों के अंदर। एज द पैराशूटिस्ट लीव्स द प्लेन, द स्पीड ऑफ फॉल, अब जैसे प्लेन में से निकलता है, पैराशूट है उसके पास, वो फॉल करता है तो वो जीरो प्रेशर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। विद इन 1 सेकेंड बाय द एक्सेलरेटरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी द स्पीड इज 32 फीट पर सेकेंड, ठीक है, विद इन सेकेंड, ठीक है। विद इन 2 सेकेंड इसकी जो स्पीड होती है वो 64 फीट पर सेकेंड एंड सो ऑन। एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, जैसे नीचे की तरफ आएगा फौरन जो है वो एयर रेजिस्टेंस को फिर थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो फाइनली क्या होता है, इसका नीचे की तरफ आना और नीचे से जो एक्सेलरेटिव फोर्सेस है ग्रेविटी की, ये बैलेंस करती है एक दूसरे को, एंड द पैराशूट्स जो पैराशूटर होता है वो फॉल करता है विद इन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 175 फीट पर सेकेंड, ठीक है। जैसे वो प्लेन से बाहर आता है, जीरो प्रेशर पे होता है, विद इन 1 सेकेंड एक्सेलरेटिव फोर्सेस ग्रेविटी की जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हैं, 32 फीट पे आती हैं, विद इन 2 सेकेंड वो 64 पर आती हैं, और जैसे ही ग्रेविटी की फोर्स और उसकी अपनी फोर्स को नीचे आना चाहता है वो इक्वल होना शुरू हो जाती हैं, और फाइनली 175 फीट पर सेकेंड के हिसाब से जो है वो फॉल करना शुरू कर देता है। यूजुअल साइज जो पैराशूट होता है स्लोज टू फॉल टू 1/9 ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, और जो ट्रेन्ड पैराशूटर्स होते हैं लैंड विद नीज बैंड एंड मसल टॉट, वो क्या करते हैं कि जब वो नीचे बैंड कर रहे होते, जब वो नीचे लैंड कर रहे होते हैं तो फौरन अपनी नी को बैंड कर देते हैं और मसल्स को जो ऐसे टाइट सा कर लेते हैं, टॉट कर लेते हैं, बड़ा सख्त सा कर लेते हैं। अगर वो उन्होंने लैग्स एक्सटेंड की हुई हो तो डिसलरेटरी फोर्सेस क्या कर सकती हैं, इतनी नीचे से वो डिसलरेटरी फोर्सेस होती हैं, वो उसका पैल्विक का फ्रैक्चर कर सकती हैं, वर्टिब्रीज का फ्रैक्चर हो सकता है और लैग्स का फ्रैक्चर भी हो सकता है। इस हद तक ये बैरोमेट्रिक जो एयर प्रेशर्स हैं उनकी इतनी ज्यादा फोर्स होती है उसके अंदर। अच्छा, स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं, स्पेस ट्रेवल्स, उसमें हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग वेटलेसनेस, माइक्रोग्रेविटी, सब्जेक्ट्स को लगता है कि जी हमारा अपना कोई वेट ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये होता है, मोशन सिकनेस भी होती है इसमें, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम है, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट है। होते कहाँ पर है? स्पेस में होते हैं। ऑक्सीजन टैंक्स तो उसमें लगे होते हैं, जैसे हम अगर एयरप्लेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर भी ऑक्सीजन तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिवली ये जो है उसको एक्सपोज नहीं होते। तो मोशन सिकनेस होती है सब्जेक्ट्स के, जैसे वर्टाइगो है और उनका सर दर्द करना शुरू हो जाता है, वो वेटलेसनेस की फीलिंग आती है अगर वो माइक्रोग्रेविटी पर हो। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है इनका, डिक्रीज इन आरबीसीज कर जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि उनको थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस के अंदर होते हैं तो ऑक्सीजन भी मिल रही होती है, तो दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एन वेरी मच हाइपोक्सिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे बोन मेटाबॉलिज्म जो है वो नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस होना चाहिए। सीवीएस में हम देखेंगे
at time of lounge, increase in heart rate and blood pressure, prolonged stay in space, बहुत ज़्यादा अरसे तक वहाँ पे स्टे करें तो ब्रेडिकार्डिया, बीपी फॉल करता है, एक्टोपिक बीट्स आ जाती हैं, इसका मतलब कि एरिदमियाज उन सब्जेक्ट्स में जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और मसल्स बिकम वीकर, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम का भी नेगेटिव बैलेंस शुरू हो जाता है, बोन मेटाबॉलिज्म में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग स्पेस में एक्सपोजर उनका बहुत ज़्यादा हो तो उनकी एबिलिटी जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, उनका काम थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पर चले जाए। कार्डियोवैस्कुलर डीकंडीशनिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक्टोपिक बीट्स आ जाती हैं, बीपी भी कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, डिक्रीज वर्क कैपेसिटी, उन सब्जेक्ट का जो वर्क कैपेसिटी वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस इन ब्लड वॉल्यूम, impaired in baroreceptor reflexes। अब देखें baroreceptor reflexes में अगर impairment होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने पहले देखा है कि जो स्पेस ट्रेवल करते हैं उनका हार्ट रेट इंक्रीज होता है पहले लाउंज के ऊपर, जब वो अभी स्टार्ट स्पेस में जाना शुरू हो रहे होते हैं तो हार्ट रेट ज्यादातर, बीपी ज्यादा होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग स्टे की वजह से क्या ब्रेडी एंड बीपी फॉल और एक्टोपिक बीट्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे फाइनली अगर प्रोलॉन्ग स्टे किया तो बैरोरिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे। बैरोरिसेप्टर्स का काम क्या है कि वो सेंस करते हैं लो ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को, तो फौरन जो है वो सिग्नल भेजते हैं वेसोमोटर सेंटर की तरफ, और वेसोमोटर सेंटर जो है बेसिकली वहां से अपने मोटर सिग्नल्स भेज के जो है वो उनको प्रेशर्स को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। बोन एंड मसल डीकंडीशनिंग भी हो रही है इसके अंदर, जो लोग प्रोलॉन्ग स्पेस में एक्सपोज होते हैं, बड़ी टाइम के लिए वहां पे रहते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो मुझे बता दें, जस्ट फॉर विद इन 1 मिनट, ताकि उसमें से उस चीज को मैं रिपीट करूं, उसके बाद हम डीप सी डाइविंग एंड हाइपरबैरिक कंडीशंस की तरफ चलते हैं। यस, यहाँ तक इसमें अगर कोई बात समझ ना आई हो बच्चों। एक्विटाइजेशन के लिए के लो प्रेशर, अच्छा, इस सारे जो चैप्टर में हमने जो चीज डिस्कस की है इसका मतलब ये होगा कि रैपिडली एक्विटाइज नहीं होना, बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्विटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हो तो रैपिडली असेंड ना करें, बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली असेंड करना चाहिए। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई है? चलो जी, नायला वहीद को भी समझ आ गई है, सानिया आबिद को भी, निम्रा को भी समझ आ गई है, गुड। नूर, ठीक है, तजीम, हिरा, अफीरा, मरियम, अमन, हलीमा, हाजरा, अतीब रहमान, नूर फातमा, सबको समझ आ गई, दैट गुड। इंशरा को भी समझ आएगी, गुड। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डीप सी डाइविंग एंड अदर हाइपरबैरिक कंडीशंस। अगर कोई सब्जेक्ट, अभी तुमने बात की थी कि जी डिस्कस किया था कि अगर कोई सब्जेक्ट एक्विटाइज करता है टू हाई एल्टीट्यूड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर डीप सी में चले जाते हैं, डिसेंड करते हैं बीनीथ द सी, तो वहां पर कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। So when a human being descends beneath the sea, the pressures around them increasing tremendously. To keep the lung from collapsing, air must be supplied at very high pressures to keep them inflated. ठीक है, and this exposure exposes the blood and lungs to extremely high alveolar gas pressures. और इसको हम क्या कहते हैं, ये हाइपरबैरिज्म है। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो डीप सी में चला जाए, डिसेंड करे, तो उसके अराउंड जो प्रेशर्स होते हैं ना वो बड़ा इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं। अब लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर आपके चेस्ट केज के बाहर प्रेशर ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, लंग कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लंग को कोलैप्स होने से बचाने के लिए उन सब्जेक्ट्स को हाई प्रेशर सप्लाई करते हैं, या वो सब्जेक्ट्स जो है ज़ाहिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेकर जाते हैं, वो ताकि उनकी जो लंग्स हैं वो इन्फ्लेटेड रहें। So this exposes the blood in the lungs is extremely high alveolar gas pressures. अब क्योंकि वो डीप सी में है, beneath the sea है, और उसके बाद वो जो है उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए उसको हाई प्रेशर्स जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है कि उसके जो लंग्स हैं उसके अंदर जो ब्लड मौजूद है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर है मौजूद, वो बड़ा एक्सपोज होता है हाई एल्वेओलर गैस प्रेशर्स। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरबैरिज्म। ठीक है, हाइपरबैरिज्म किसे कहते हैं, when a human being descends beneath the sea, around them is a very extremely high pressures, and to prevent this collapsing of lungs, one should supply and high pressures of oxygen to keep them inflated.
So this exposes the blood and the lungs to extreme high alveolar gas pressures. So ठीक है, ये हाइपरबैरिज्म तो आ गई है समझ, राइट? रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर्स टू सी डेप्थ. अच्छा, मैं इसको स्टॉप शेयर करके फिर एक दफा करती हूँ ताकि रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर्स टू सी डेप्थ एट सी लेवल. अगर सी लेवल के ऊपर देखें, बिल्कुल अगर आप बीनीथ द सी ना आ जाए तो वहां पे जो प्रेशर्स होते हैं वहां पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो काउंट होता है. अगर कोई सब्जेक्ट 33 फीट बीनीथ द ओशन जाए सरफेस से तो एक्सपोज टू 2 एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब वो 66 फीट ऑफ प्रेशर पे जाए बीनीथ द सी तो वो 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो उसका ये लेवल होता है. ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस ऑन द बॉडी. अब हम देखते हैं कि जी इंडिविजुअल गैसेस जो है बॉडी की, उनका इफेक्ट हाई पार्शियल प्रेशर्स हर गैस का किस तरह से इफेक्ट करता है बॉडी को. नाइट्रोजन नार्कोसिस होती है एट हाई नाइट्रोजन प्रेशर्स. एट सी लेवल प्रेशर द नाइट्रोजन हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन बॉडीली फंक्शन. अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ही सी लेवल के ऊपर है, जो नाइट्रोजन एयर के अंदर मौजूद है, वो बॉडी फंक्शन को अफेक्ट नहीं करती, बट एट हाई प्रेशर इट कैन कॉज वेरिंग डिग्री ऑफ नार्कोसिस. लेकिन अगर हाई प्रेशर होना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा कि ये नार्कोसिस करना शुरू कर देगी. नार्कोसिस हम बेसिकली कहते हैं कि चेंज इन एक्यूटली साइको मोटर जो है वो उसमें चेंज आ जाता है मेंटल स्टेटस के अंदर. तो अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल नाइट्रोजन लेवल के ऊपर है, सी लेवल के ऊपर है, सी लेवल प्रेशर पे है, नॉर्मल उस पे, तो वहां पे नाइट्रोजन कोई बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी. लेकिन जब भी हाई प्रेशर्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो है वो डिग्री ऑफ नार्कोसिस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. When the diver remains beneath the sea for an hour, mild narcosis appears at about 120 feet. ठीक है, जब भी जो सी डाइवर्स होते हैं ना, वो जैसे ही सी के अंदर कुछ एक आध घंटे के लिए भी रहे तो माइल्ड नार्कोसिस हो जाएगी. दैट मीन्स माइल्ड स्टूपर या मेंटल स्टेटस कम हो जाना, या आप उसे कहें कि एक्यूटली इम्पेयरमेंट इन द मेंटल स्टेटस. ठीक है, at this level the diver begin to exhibit joviality and in loss of many of his or her cares the diver becomes drowsy. जो एक सब्जेक्ट की एक क्वालिटी होती है ना, जॉली होने की, बात करने की, एक्टिविटी की, कि ये एक्टिव है, वो सारी की सारी ड्राइवर जो 1 घंटे तक अभी अगर 120 फीट बीनीथ द सी ओशन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी ये सारी जो क्वालिटी है ना, जॉबिलिटी, वो जो है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी और फिर ये अपना थोड़ा सा ख्याल रखना भी छोड़ देगा. फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ये ड्राउजी होना शुरू हो जाएगा. एट 200 to 250 फीट हिज और हर स्ट्रेंथ वेन्स. अगर ये और भी नीचे की तरफ गया, 120 फीट से ये 200 फीट और 250 फीट तक गया तो क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी कंसिडरेबली. एंड द ड्राइवर ऑफन बिकम्स टू क्लम्सी टू परफॉर्म द वर्क रिक्वायर्ड. उससे फिर काम ही नहीं होगा, वो फटीग होना शुरू हो जाएगा वो सब्जेक्ट. ठीक है, एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या होती है.
The extremely high tissue PO2 that occurs when oxygen is breathed at very high alveolar oxygen pressure can be detrimental to many of the body tissues. तो होता क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट, अब देखिए ऑक्सीजन की बात हो रही है, लेकिन अगर आप बहुत हाई ऑक्सीजन टिश्यू जो है उसको प्रोवाइड करें किसी सब्जेक्ट को, तो क्या होता है कि वो पॉइजनिंग की तरफ ले जाएगा. अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो सांस ले रहा है विद इन हाई अल्वियोलर ऑक्सीजन प्रेशर्स, तो वो उसके बॉडी टिश्यूज के लिए जो है वो खतरनाक हो सकते हैं. ब्रीदिंग ऑक्सीजन एट 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2 कितनी हो जाएगी, 3040 millimeter of mercury, which can cause brain seizures, coma in most people within 30 to 60 minutes. अब देखिए ना, आप इसका 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देख रहे हैं. 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मतलब यह है कि वो सब्जेक्ट बहुत ही डीप सी में चला गया, डीप ओशन में चला गया, मोर देन 200 प्रेशर्स के ऊपर. The seizure often occurs without warning. अब कोई उसके लिए ऑरा की काम नहीं होता, वरना होता क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर सीजर आ रहा होता है तो पहले उसको घबराहट होती है, कुछ ये फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाएंगे. एंड लाइकली टू बी लीथल टू ड्राइवर्स सबमर्ज बीनीथ द सी. और जाहिर बात है अगर एक सी डाइवर है उसके लिए ये बड़ा खतरनाक हो सकता है कि उसे ड्यूरिंग वो मर्जिंग जो है वो सबमर्ज के अंदर है और उसको सीजर स्टार्ट हो गए. सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग के? नोजिया, मसल ट्विचिंग, डिजीनेस, डिस्टर्बेंस ऑफ विजन, इरिटेबिलिटी और डिसओरिएंटेड हो सकता है ये सब्जेक्ट. ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग के. सो एक्सरसाइज ग्रेटली इंक्रीज द डाइवर ससेप्टेबिलिटी टू ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, causing symptoms to appear much earlier and with far greater severity than in the resting person. तो वहां पर जो डाइवर्स के अंदर अगर ये सिम्टम्स आ गए हैं तो ही शुड स्टे एट दिस लेवल. अगर वो और भी अपनी एक्सरसाइज जारी रखेगा, वो उधर भागता फिरेगा सी के अंदर, तो ये इसके अंदर ये टॉक्सिसिटी और इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो सी डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जा रहे होते हैं. ठीक है, अब अगर एक सब्जेक्ट जो है वो 1 घंटे तक अंदर है और उसके ये सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गए, इसका मतलब यही हुआ कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी या ऑक्सीजन पॉइजनिंग होना शुरू हो गई है. तो उसे चाहिए कि वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर आ जाए, वहां पे अब ज्यादा मूवमेंट ना करे. ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी एट हाई प्रेशर्स, एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग में हमने देखा कि नोजिया है, मसल ट्विच, डिजी, डिस्टर्बेंस इन विजन, इरिटेबिलिटी है, ये सारी की सारी चीजें जो कि हम बता चुके हैं कि वो उसमें रहे, रेस्टिंग कंडीशन में रहे. Chronic oxygen poisoning causes lung dysfunction. अब ये chronic oxygen poisoning हो, उसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट रिपीटेड आता जाता ही रहा हो और वो क्रॉनिकली वहां पे मौजूद हो, वो लंग को डिसफंक्शन कर सकता है, पल्मोनरी कंजेशन हो सकती है वहां पर. ठीक है, एडिमा हो सकता है एंड फाइनली लंग कोलैप्स भी हो सकता है सब्जेक्ट के. ठीक है, कॉज ऑफ नर्वस सिस्टम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी और ऑक्सीडाइज्ड फ्री रेडिकल्स. अब नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखेंगे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं. तो सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड रेडिकल्स आर फॉर्म्ड इन सब्जेक्ट हु आर एंड डीप सी डाइवर्स. लिपिड पर ऑक्सीडेशन भी होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स भी होते हैं. ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें जो है वो सी डाइवर्स में ये चीजें भी जनरेट हो रही हैं. कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी रिजल्ट इन लेथार्जी, नार्कोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. क्योंकि एक सब्जेक्ट है जो कि वो डीप सी डाइविंग कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ उसका मसल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएगी. दैट कॉजेस लेथार्जी, नार्कोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. अब हम देखते हैं इसमें डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या है. बेसिकली decompression sickness is a disorder that occurs when a person returns rapidly to atmospheric pressure. आपको याद है कि हमने जब एक्लेटाइजेशन को देखा था हाई एल्टीट्यूड पे, तो हमने देखा था कि उन सब्जेक्ट के अंदर टॉक्सिसिटी कब जनरेट हो रही है कि जब वो रैपिडली असेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या है कि ये रैपिडली वापस आ रहे हैं टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर लाइक डीप सी. इसका मतलब ये हुआ जो डीप सी डाइवर्स हैं वो हाई प्रेशर से बहुत रैपिडली असेंड ना करें ऊपर की तरफ, उनके अंदर डीकम्प्रेशन सिकनेस जो है एक डिसऑर्डर जनरेट हो सकता है. सो डीकम्प्रेशन ऑफ डाइवर्स आफ्टर एक्सेस एक्सपोजर टू हाई प्रेशर, क्योंकि जो वो लोग उसके अंदर डीप सी के अंदर है, तो वहां पर डीप सी के अंदर हमें पता है कि जी बहुत हाई प्रेशर्स होते हैं, तो वो हाई प्रेशर्स के साथ साथ अगर वो बहुत रैपिडली ही असेंड करना शुरू कर दें तो दैट दे एनकाउंटर्स विद द डीकम्प्रेशन सिकनेस. इसका सिनोनिमस जो है ना डीकम्प्रेशन सिकनेस, उसको हम देखते हैं बैंड्स भी कहा जाता है,
ठीक है, या कंप्रेस्ड एयर सिकनेस कहा जाता है, केजियंस डिजीज कहा जाता है, या ऐसे आप डाइवर्स पैरालिसिस या डिसबैरिज्म भी कह सकते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस के। व्हेन सी डाइवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू हाई प्रेशर दे आर असेंट वेरी रैपिडली इनटू एन एटमॉस्फेरिक एयर। इसमें होता क्या है कि बबलिंग हो जाती है नाइट्रोजन की इन द बॉडी फ्लूइड्स, रिजल्ट इन चोकिंग ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब इसमें नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो वो डेवलप होना शुरू हो जाती है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। अब जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो ये जो नाइट्रोजन है ये स्मॉल ब्लड वेसल्स को जो चोक कर देती है, इसमें रुकावट पैदा करती है। सो इसमें 85 to 90% subjects are experiencing a bends, that means pains in joints and muscles। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जी खलियां पड़ गई हैं, ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द बैंड्स। 5 to 10% जो है वो सीएनएस के सिम्टम्स इन लोगों में जनरेट हो जाते हैं। सीएनएस के सिम्टम्स में क्या आ सकता है इनको, वो डिलीरियम आ सकता है, उनको हो सकता है कि वो सिजर होना शुरू हो जाए, काफी सारे सीएनएस के सिम्टम्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। 2% इन लोगों में चोक्स की फीलिंग आ जाती है, कैन नॉट ब्रीथ इजीली। हाउ टू प्रिवेंट, कैसे इनसे बचा जा सकता है, इनसे इस तरह से बचा सकता है कि ये स्लो डीकम्प्रेशन की तरफ आए, ये रैपिडली असेंट ना करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो टैंक भी हैं कुछ कंप्रेशन के लिए। तो ऐसे सब्जेक्ट जो असेंट कर रहे होते हैं डीप सी से ऊपर की तरफ, उनको टैंक्स में रखा जाता है, उसको कहते हैं टैंक्स कंप्रेशन, ठीक है। अब वहां पर उन टैंक्स के अंदर जो है जो नाइट्रोजन को रिप्लेस किया जाता है विद हीलियम। ये भी एक गैस है, हम देखेंगे अगर कि एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन भी मौजूद है, हीलियम भी, सारी गैसेस मौजूद हैं। तो हीलियम जो है उसके अंदर लेस नार्कोटिक इफेक्ट्स है, दैट मींस हीलियम इज लेस इफेक्ट ऑन द सीएनएस एबिलिटी। हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन द बॉडी फ्लूइड्स। अगर वो बॉडी फ्लूइड्स में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है तो वो क्या करेगी, वो बबलिंग ज्यादा नहीं कराएगी उसके अंदर, ठीक है। हीलियम जो है वो लो डेंसिटी है, कीप्स एयरवे रेजिस्टेंस लो, वहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करती, वहां पे चोकिंग की फीलिंग नहीं लाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्कूबा। हाँ जी, आप लोगों में से कितने लोगों ने स्कूबा डाइविंग की है? एनी वन ऑफ यू हु इज एक्सपीरियंसिंग इन द स्कूबा डाइविंग? ये कराची में हो रही है, मेरे ख्याल में कहीं और भी हो रही है शायद। और कितने लोगों ने स्कूबा किया हुआ है? फिर आगे हम स्कूबा को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, any one of you, girls and boys, anyone experiencing scuba diving? No one? स्कूबा किसने किया हुआ है डीप सी? नो, हिरा ने तो नहीं किया हुआ। अच्छा जी, और कौन है? कोई ऐसा बच्चा हो जो कहे कि जी हाँ मैंने किया हुआ। निम्रा ने भी नहीं किया, समीन ने नहीं किया, नायला ने भी नहीं किया। ओहो, बॉयज में से है कोई? चीता? हसन भी नहीं है। चलो जी, मतलब ये जो आप लोग अभी प्रेजेंट हो ना 43 बच्चे, उनमें से किसी बच्चे ने स्कूबा नहीं किया हुआ। चलें जी, लेटर इन लाइफ मे बी यू कैन एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। अच्छा जी, स्कूबा बेसिकली किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस। ये बेसिकली स्कूबा जो है वो डीप सी डाइवर्स जो है, जब वो अंडर वाटर जाते हैं या टनल वर्कर्स होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, दे आर यूजिंग दिस अपरेटस बेसिकली, ठीक है। एक अपरेटस है जिसको हम स्कूबा कह रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्कूबा डाइविंग है, उस अपरेटस के साथ डाइवर्स जो होते हैं डीप सी में जा रहे होते हैं। सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस, ठीक है। To prevent the ill effects of increased barometric pressures in deep sea or tunnels। अब देखिए, हमने जैसे भी पहले भी डिस्कस किया है कि जो लोग डीप सी में जा रहे हैं, अराउंड द चेस्ट वॉल बहुत हाई प्रेशर्स मौजूद होते हैं, इसीलिए हम उन सब्जेक्ट को जो है वो कुछ डिलीवर करते हैं, अल्वुलर प्रेशर्स देते हैं, जिसकी वजह से वो हाइपरबैरिज्म में चले जाते हैं। वो सब्जेक्ट हाइपरबैरिज्म उस कंडीशन को कहा जाता है। जो सब्जेक्ट स्कूबा के लिए जा रहे होते हैं वो एक सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस यूज कर रहे हैं, ताकि बैरोमेट्रिक प्रेशर जो डीप सी के हैं या जो जिस टनल में वो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स ऐसे होते हैं जो स्कूबा यूज कर रहे होते हैं, तो वो उससे, उसके इल इफेक्ट से, उसके साइड इफेक्ट से बचे रहे। उस इंस्ट्रूमेंट्स में होता क्या है, कुछ सिलेंडर होता है, वेल्व सिस्टम होता है और उसे मास्क होता है इसका, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि सब्जेक्ट कैन स्टे अंडर वाटर टनल फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड, बड़े थोड़े से टाइम के लिए इसे स्कूबा के साथ उसमें जा सकते हैं, इससे ज्यादा वो यूज नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि ये सिलेंडर्स है, ठीक है, ये वाल्व सिस्टम है और ये इसका एक मास्क है। वो ये सेल्फ कंटेन्ड एक जो है वो अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस है, इसके साथ वो स्कूबा के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हियर दिस इज स्कूबा डाइवर्स, ठीक हो गया। ये तो उसका जो सूट उसने पहना हुआ होता है वो तो होता ही है, लेकिन बेसिकली ये स्कूबा का मेन जो ऑपरेटस है वो सिलेंडर है और इसका वेल्व सिस्टम है और साथ में ही इसका ये मास्क भी है। हैजर्ड्स क्या है सबमरीन के, जो सबमरीन्स में लोग जाते हैं, जो जैसे नेवल उसमें नेवी में देखें तो सबमरीन्स में रहते हैं, तो उसका क्या होता है, रेडिएशन हैजर्ड्स होते हैं और एस्केप ऑफ पॉइजनस गैसेस होती हैं वहाँ पे। ये थोड़े से हैजर्ड्स होते हैं जो लोग सबमरीन्स में मौजूद होते हैं उनके लिए, ठीक है। ठीक है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है ना, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये दी जाती है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? लाइक गैस गैंग्रीन है, लाइक मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ऑस्टियोमाइलिटिस है, या ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो है वो बड़ी यूजफुल है टू ट्रीटिंग द गैस गैंग्रीन। कैसे? जो बैक्टीरिया है ना दैट कॉजेज द गैस गैंग्रीन in this condition वो क्लॉस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म होता है, बेसिकली ग्रो बेस्ट अंडर एनारोबिक conditions and stop growing at oxygen pressure greater than about 70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आप देखें ना, गैस गैंग्रीन में जो ऑर्गेनिज्म है जो ये गैस गैंग्रीन करवा रहा है वो क्लॉस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म में ये एनारोबिक जब मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं उसमें बड़ा अच्छा ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसको जब हम किसी सब्जेक्ट को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन या हम उसको प्योर ऑक्सीजन की तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्रो करना रुक जाता है। तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजनेशन जो है of the tissue can frequently stop the infectious process entirely and thus convert a condition that formerly was 100% fatal into one that cured in most instances by early treatment with hyperbaric therapy. So ऐसी कंडीशन जो कि ये मौत की तरफ लेकर जा रही है गैस गैंग्रीन, फाइनली अगर आप इन सब्जेक्ट्स को जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा, ये फौरन क्योर होना शुरू कर देंगे, ठीक है। Other condition in which the hyperbaric oxygen therapy has been either valuable या उसका possible value include decompression sickness में हम देते हैं सब्जेक्ट्स को, या आर्टीरियल गैस एम्बोलिज्म हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, ऑस्टियोमाइलिटिस है एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये इन सारी कंडीशंस में जो है हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म है ये हाइपरबैरिक पे ग्रो करना रुक जाता है, खत्म हो जाती है उसकी अगर ये प्रेशर ज्यादा दिया जाए। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, ऑस्टियोमाइलिटिस में भी और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी अगर आप सब्जेक्ट को जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी देना शुरू कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो है वो क्योर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के ऑक्सीजन थेरेपी के हैजर्ड्स हो सकते हैं, डिलीरियम हो सकता है उस सब्जेक्ट को, ठीक है। इसका मतलब ये कि वो एक्यूट मेंटल इलनेस जो है वो भी खत्म हो सकती है उसको। कन्वर्जन्स हैं, लाइक से दौरे से पड़ना शुरू हो जाए या उसको एपिलेप्टिक से फिट्स आ जाए, डिजी हो जाए, चक्कर आना शुरू हो जाए, ये सारे ऑक्सीजन थेरेपी के थोड़े से हैजर्ड्स हो सकते हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए और कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा कर दी जाए। उसके अलावा एक और एक कंडीशन है रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया। अब रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया किस में होती है? अब ये एक ऐसी मखसूस कंडीशन है, इसे हम कहते हैं न्यूनेटल रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया। ये छोटे बच्चों में होती है, प्री मेच्योर जो बेबीज पैदा होते हैं
जो प्री मेच्योरिटी की तरफ होते हैं, अपने 9 मंथ से पहले डिलीवर होते हैं, 7 और 8 मंथ के अंदर, क्योंकि प्री मेच्योर होते हैं। अब प्री मेच्योर होने की वजह से क्या होता है कि लंग मेच्योरिटी नहीं हो रही थी ना, क्योंकि सर्फेक्टेंट्स जो है वो रिलीज ही नहीं होता, तो उसकी वजह से उनकी लंग की जो है वो अभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई होती कि उन सब्जेक्ट्स की जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो की लेवल्स को मेंटेन कर सके। एंड ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्री मेच्योर बेबीज हैं उनको बेसिकली रखा जाता है ऑक्सीजन थेरेपी के साथ। अब ऐसे बच्चे जिनको ऑक्सीजन थेरेपी में के साथ रखा गया होता है और उसमें उसको बहुत ही हाई ऑक्सीजन लेवल पे रखा जाता है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या काम करती है, जैसे आप उसको ऑक्सीजन टेंट से या ऑक्सीजन मास्क उसका उतारते हैं, तो ये जो रेटिनल जो वेसल्स है ना उसके अंदर एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है। कैसे? आप उस सब्जेक्ट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर ऑक्सीजन पूरी है, पूरी टिश्यूज में हर जगह पे सप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाती है कि वो नॉर्मली वर्क कर रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप हाई ऑक्सीजन को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, जो रेटिनल वेसल्स है ना दैट कैन एक्सपीरियंस एन हाइपोक्सिया, और उस हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो जाता है, फॉरन एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है आई की रेटिनल वेसल्स के अंदर। उस एंजियोजेनेसिस की वजह से क्या होता है कि पूरे रेटिना के ऊपर वेसल्स का जाल बिछ जाता है और यहाँ पे ये बच्चा ब्लाइंड हो जाता है। सो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया या जो प्री मेच्योर बच्चों को हाई ऑक्सीजन दी जाती है उनके अंदर ये रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया या ये ब्लाइंडनेस जो है वो कॉज होती है। अब इससे बचने के लिए जरूरी होता है कि आप वो ऑक्सीजन थेरेपी इतनी हाई लेवल पे ना दें और पॉजेस के साथ दें, या उसको आप कीप इन चेक ऑन दिस ऑक्सीजन लेवल्स के जी इस वक्त इस बच्चे की सैचुरेशन इतनी है तो उसको 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पे ना रखें, आप इसको 8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पे ना रखें, जितनी जरूरत हो उतनी और बहुत ही कम लेवल पे उसको उसका जो है वो बैलेंस रखें, ताकि जब आप उस बच्चे को वहां से निकालते हैं, ऑक्सीजन लेवल से निकालते हैं, तो वो जो आई की जो वेसल्स हैं, जो रेटिनल वेसल्स हैं, वो बिल्कुल यू बस्ट आउट करके जो है वो पूरी रेटिना पे छा न जाए, और ना ही वहां पर वो एंजियोजेनेसिस हो, ना ही उसकी वजह से जो है वहां पर वो ब्लाइंडनेस कॉज हो। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो वो मुझे बता सकता है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो। स्टूडेंट्स 42 स्टूडेंट्स हैं जनाब। किसी बच्चे को यहाँ तक अगर लेक्चर में कोई बात ना समझ आई हो, क्योंकि बड़े आसान से टॉपिक्स थे कि या तो हम एविएशन और स्पेस फिजियोलॉजी को देख रहे हैं, जी किसी बच्चे को यहाँ तक अगर कोई बात ना समझ आई हो, स्टूडेंट्स D90। नो, ये बड़ा आसान सा टॉपिक था, पढ़ के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था। वंस यू आर कंप्लीटिंग रेस्पिरेशन तो वहां पर ये चीज थोड़ी सी समझना आसान हो जाती है कि जी ये चीज आपको समझ आ रही है। गुड टू नो दैट एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। या वैसे ही मैसेज कर रहे हो बच्चों तुम लोग? अब 40 स्टूडेंट रह गए अभी, तो ये अटेंडेंस तो 40 की लगनी है, ऐसा ही है। चलो जी समझ आ गया, दैट्स वेरी गुड। इंशाल्लाह कोई सवाल हो ऐसा जिसने पूछना हो किसी बच्चे ने, तो they are more, you all are more than welcome to ask any question from this aviation physiology or deep sea diving. No,
अच्छा जी, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि कितने प्रेशर्स पे आप जा रहे हैं तो वहां पर जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एविएशन की तरफ जा रहे हैं तो कहाँ पर किस स्टेप पे आके जो है वो, अगर आप किसी सब्जेक्ट को प्योर ऑक्सीजन नहीं दे रहे, जो एक डायग्राम मैंने दिखाई थी, तो किस लेवल पे आते हैं आप उस सब्जेक्ट को प्योर ऑक्सीजन नहीं देते तो फिर उसकी सैचुरेशन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। विच वन ऑफ दिस प्रेशर? जी बच्चों, वो कौन सा लेवल है, एल्टीट्यूड है, कि कौन सी हाइट है जिसपे एक सब्जेक्ट जो है वो एक हाइट पे आ रहा है और ही इज नॉट ब्रीदिंग इन प्योर ऑक्सीजन, वो सिर्फ ब्रीथ कर रहा है प्योर एयर, वहां पे इसकी सैचुरेशन जो है वो 97 पे 90 पे आ जाती है। वो कौन सा लेवल है एल्टीट्यूड का? एनी वन ऑफ यू? मरीम खान बताएंगी और नौमान जफर ने बताना है, दो बच्चे। मरियम खान एंड नौमान जफर, बोथ ऑफ यू। वो कौन सा हाई एल्टीट्यूड है जिसपे अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो प्योर ऑक्सीजन ब्रीदिंग ना करे लेकिन उसकी सैचुरेशन जो है वो कम हो जाए, 97 से 90 हो जाए, कितनी एल्टीट्यूड होती है, कितने फीट्स होती है? जी मरियम खान आंसर नहीं कर रहे, कोई और कर दे। नौमान जफर भी नहीं कर रहा, नायला ने कर दिया है। इट्स 20,000। ठीक है बेटे, 20,000 से पहले पहले अगर आप ऊपर देखेंगे ना, इट्स 10,000। ठीक है, ठीक है नायला, समझ आ गई? यू आर वेरी गुड कि आपने 20,000 का, 20,000 के भी अगर हम देखते हैं ना कि वहां पे सैचुरेशन आ जाती है बिल्कुल उसकी 73, आप उसको प्योर ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे। लेकिन 10,000 को भी अगर आप नोटिस करें तो ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 90%। ठीक है, तो वो 90% पे आ जाती है सैचुरेशन, और यहाँ पे हाइट जो है वो कितनी हो जाती है? 10,000 है। मतलब 10,000 हाइट और एल्टीट्यूड पे ही जो है वो सब्जेक्ट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं लो ऑक्सीजन की वजह से एट द हाई एल्टीट्यूड। 20,000 वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट हो जाती है 10,000 से। चलें जी, नायला ने भी बताया, शहीर ने भी बताया हुआ है, हेरा असलम भी पूछ रही है वैल्यू बतानी है। जनाब बिल्कुल वैल्यू बतानी है, क्योंकि जब हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं फीट्स में तो वो आप वैल्यू भी बताएंगे। ठीक है, अच्छा, जीरो लेवल पे, सी लेवल पे आप बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना हो जाता है? जीरो लेवल पे या सी लेवल पे बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना हो जाता है और उसका यूनिट क्या है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वेरी गुड, नायला ने भी बताया है, शहीर भी बता रहा है, हेरा असलम अतियाना ने भी बताया। वेरी गुड। अब यहां से बैरोमेट्रिक प्रेशर जो वो कम होना शुरू हो जाता है एट 10,000। कितना हो जाएगा 10,000 में? जैसे ही पहले स्टेप पे आप पहुंचते हैं 10,000 उसके ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर 523। वेरी गुड, 523 पे आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर आप बहुत ही हाई एल्टीट्यूड 30,000 पर चले जाते हैं, ठीक है जी, मैं बिल्कुल देख रही हूँ, समी मकसूद ने भी बताया है, एमन ने बताया, जीशान भी बता रहा है, शहीर, एवरीवन इज आंसरिंग। वेरी गुड। अगर आप देखते हैं, अगर आप लोग डायग्राम देख रहे हैं तो वहां पे देखेंगे 30,000 एल्टीट्यूड के ऊपर आप देखेंगे आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 24% विदाउट ब्रीदिंग इन प्योर ऑक्सीजन। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जो 30,000 पर चला गया है, अगर वो प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करना शुरू कर दे तो उसकी सैचुरेशन मेंटेन हो सकती है कितनी? 99%। 40,000 से ऊपर एक नॉर्मल सब्जेक्ट जा नहीं सकेगा विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है। यहां तक अगर किसी बच्चे को ना बात समझ आई हो, क्या क्या इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं व्हेन ही इज एक्सपीरियंसिंग एन हाइपोक्सिया? बच्चों, अगर वो हाइपोक्सिया एक्सपीरियंस कर रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर? बेशक एक एक सिम्टम लिख के भेजें। यूफोरिया, नोजिया, दैट्स गुड। इंक्रीज हार्ट बीट, बिल्कुल। शाहिद, डिजीनेस, गुड।
और क्या क्या हो सकता है गर्ल्स? लिथार्जी, बिल्कुल। हिरा भी बता रही हैं जनाब, ये भी नायला वहीद ने मसल फटीक बताया है, गुड। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेरी गुड। क्या जिसे हम ये कहें कि स्वेटिंग, मे बी। लैसिट्यूड, लेक ऑफ एनर्जी, गुड। फेंटिंग, यस, फेंट भी हो सकता है वो सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं ना ये ड्राउजीनेस हो गया है, ड्राउजी हो गया है और वो कोमा में जा रहा है, तो फाइनली वो फेंटिंग की तरफ भी जा सकता है। हेडेक हो सकता है, सबसे पहला जो साइन होता है ना वो ना शुरू हो जाता है नॉजिया, हेडेक, सर में दर्द हो रही है, ऐसे वॉमिटिंग की सी फीलिंग आ रही है हाई एल्टीट्यूड पे जाते हुए। चलें जी बच्चों, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग। हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।